हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खबरिया सर क्लासेस में। और कैसे हैं सब आप? चलिए आज आज करते हैं हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं विषय गणित का प्रश्न पत्र आज हम हल करेंगे, जो कि हाल ही में आपकी परीक्षा भी संपन्न हुई है। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित का कक्षा 8वीं का प्रश्न पत्र आप हल करके यूट्यूब में डालिए। तो आज लेके आए हम अर्धवार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं विषय गणित संपूर्ण हल। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं विषय गणित, जो आपका प्रश्न पत्र है। उसका आज हम पूरा हल करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का ये जो प्रश्न पत्र है गणित का, आज इसको हम हल करते हैं। और पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के हैं और जो 1 अंक के आपको पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, प्रश्न पहला, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या का 4/5 के लिए योज तत्समक है। योज तत्समक है। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो आपकी दी हुई है, ठीक है, परिमेय संख्या का 4/5 के लिए योज तत्समक। योज तत्समक का मतलब ये होता है कि इस 4/5 जो हमको परिमेय संख्या दी हुई है, इसमें ऐसी संख्या जोड़ना है कि 4/5 ही इसका योगफल हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी है 0। 4/5 में हम 0 जोड़ेंगे तो 4/5 ही हमको योगफल प्राप्त होगा। तो यही है योज तत्समक। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 आपको दिया हुआ है, x का 7 गुना 35 है। x का 7 गुना 35 है। इस कथन का समीकरण है, इस कथन का समीकरण है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा x का 7 गुना, तो आपको x लेना है और उसमें 7 का गुणा करना है और बराबर कितना लिखना है आपको 35। तो x का 7 गुना 35 यानी हमारा बी वाला ऑप्शन ये सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 3 आपका इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते
आपके जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है समांतर चतुर्भुज, आयत, पतंग और समलंब चतुर्भुज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आयत, यानी हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 4 आपका इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 4 है ऋण 2/3 और ऋण 5/6 का योग होगा। ठीक है, ऋण 2/3 और ऋण 5/6 का योग होगा। तो इसका योग आपके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक परिमेय संख्या और एक भिन्न। तो इसका योग एक परिमेय संख्या होगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो सी वाला इसका आंसर सही है। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 5 आपका इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से एक चरी रैखिक समीकरण है। निम्नलिखित में से एक चलिए रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से जो सही वाला ऑप्शन है एक चर वाला, तो यह है x धन के 5 बराबर से 0। ठीक है, तो ये आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न थे 1 से 5 तक के। इसके बाद में आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपके प्रश्न 6 से 10 तक के हैं। ठीक है, और ये भी 1 नंबर के प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 6 आपका है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग खालिस्तान होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री आपका सही आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 आपका इस प्रकार से है, खालिस्तान एक समचतुर्भुज है। खालिस्तान एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री माप का है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, वर्ग। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? आपका वर्ग होगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 8 इस प्रकार से है, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण खालिस्तान होते हैं। ये आपका प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण खालिस्तान होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा, सम्मुख कोण कैसे होते हैं समांतर चतुर्भुज में? बराबर होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 9 आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, एक पैटर्न दिया हुआ है। पैटर्न 4, 9, 16, 25 में अगली संख्या खालिस्तान है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, पैटर्न 4, 9, 16, 25 में अगली संख्या क्या हो जाएगी? 4 के बाद में देखिए 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, फिर 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और ये 5 का वर्ग, इसके बाद में आएगा 6 का। तो अगली संख्या हो जाएगी 6 का वर्ग, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा।
6 का वर्ग क्या होगा आपका 36। ठीक है, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 36। और प्रश्न क्रमांक 10 आपका इस प्रकार से है। प्रश्न क्रमांक 10 आपका दिया हुआ है समीकरण 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 2x इजिकल टू 10 में x का मान खालिस्तान है या होगा। तो इसका सही उत्तर है 2 से आप 10 काट दीजिए, कितने बार 5 बार। तो ये आपका सही प्रश्न हो जाएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए और भी कुछ प्रश्न हैं, हल करते हैं हम इन प्रश्नों को। आप लोगों की वार्षिक परीक्षा की भी समय सारणी आ चुकी है। आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। आपकी जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसको भी आप निरंतर करते रहें गणित के लिए, और बाकी विषयों के लिए भी आप निरंतर तैयारी करते रहें। तो आपके अच्छे से अच्छे अंक परीक्षा में आने की संभावना होगी अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। क्योंकि 8वीं जो है स्थानीय बोर्ड है, तो बहुत जगह पर हमें परसेंटेज की ज़रूरत होती है। तो आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आपका प्रश्न पत्र है ये भी आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप इसको भी आप हल करें। चलिए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये है आपके प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक के, और ये 2 अंक के प्रश्न हैं। और प्रश्न क्रमांक 11 आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 11 है दी गई आकृति एक आकृति दी हुई है मैं x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको आकृति इस प्रकार की दी हुई है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लगभग इस प्रकार की आकृति दी हुई है। ये आपका 90 डिग्री का कोण है और ये आपका 110 डिग्री का कोण है और ये x डिग्री का कोण है और ये आपको 50 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तो दी गई आकृति में आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। आप देखेंगे एक प्रकार का ये चतुर्भुज दिया हुआ है और इस आकृति में आप देखेंगे तीन बाह्य तीन कोण दिए हैं और एक चौथा कोण यानी x का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, हम जानते हैं चतुर्भुज के बाह्य कोण। तो आप देख लीजिए ये सभी कोण को आप क्या कर दीजिए, बाह्य कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योग। ठीक है, चतुर्भुज तो 4 ही कोण होंगे, चारों बाह्य कोणों का कितना होता है 360। तो आप ये चारों कोण आप जोड़ दीजिए। तो लेते हैं हम 110 डिग्री धन के ये 50 डिग्री धन के 90 डिग्री और ये एक है x, और इन सभी का योग कितना हो जाएगा आपका 360 होगा। चलो जोड़ दीजिए, 110 और 50 जोड़ दीजिए 160 हो गए, और 160 में आप जोड़ देंगे 90 तो 250 हो जाएगा, और ये धन के x बराबर से 360। x की वैल्यू निकालोगे तो 360 ऋण के कितना हो जाएगा 250। 360 में से आप कितना घटा दीजिए 250, तो 0 का 0, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 3 में से 2 गया 1 बचा। ये x की जो वैल्यू है
ये 110 डिग्री एंगल, और यही हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। और एक प्रश्न क्रमांक 12 छोटा सा है, बहुत ही आसान है। प्रश्न क्रमांक 12 है आपका, ऋण 2 कोष्टक धन के बड़ा कोष्टक 3 धन के ऋण 4 कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोष्टक खोल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ऋण का 2, ठीक है, धन, और ये बड़ा कोष्टक भी आप खोल लीजिए, यहाँ सीधा लिख दीजिए 3, और धन और ऋण हो जाता है आपका ऋण, और ये सभी कोष्टक आपके बंद हो गए। अब यहाँ बचा कितना आपका 4, ये ऋण 2 का ऋण 2, 3 का धन धन धन, और धन ऋण ऋण, ठीक है, ये 3 और ऋण के 4 हुआ। तो आप देखेंगे ऋण का 4 और ऋण का 2 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा ऋण के 6 और धन के ये 3, तो ऋण 6 में से 3 जाएंगे, तो ऋण 3 बचेंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 13 आपका दिया हुआ है, समीकरण हल कीजिए, समीकरण हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 आपको दिया हुआ है, 2x ऋण के 3 बराबर से 7। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं, 2x ऋण के 3 बराबर से 7। अब हम क्या करते हैं, ये 2x क्या है, चर है, और ये 3 अचर है, तो अचर को हम एक साइड में हम ले लेते हैं। चलिए ले लीजिए 2x 7 का 7, ऋण 3 का क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण, ठीक है, करने पर। तो ऋण 3 का पक्षांतर करेंगे तो काय हो जाएगा, धन के 3 में हो जाएगा। जब भी हम पक्षांतरण करते हैं, साइड चेंज करते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, और 7 और 3 हो जाएगा आपका कितना, 10। चलिए 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 5। तो ये हमारा होगा आंसर। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14, जो इस प्रकार से है। प्रश्न क्रमांक 14 आपका है, 30 रुपए प्रति दर्जन, 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से 30 दर्जन केले का मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न है, अब इसको हल करते हैं। 30 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन की कीमत कितनी है, दर से 30 दर्जन केले, तो यहां हम लिखते हैं चूंकि एक दर्जन केले की कीमत 30 रुपए है, इसीलिए 30 दर्जन केले, 30 दर्जन केले, तो हम सीधा 30 में 30 का क्या कर देंगे, गुणा, तो ये जाएगा आपका 900 रुपए, और ये आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है, अगला जो प्रश्न आपको दिया हुआ है, अगला जो प्रश्न आपको दिया हुआ है, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15 है, एक बगीचे में
एक बगीचे में 400 पौधे हैं। एक बगीचे में 400 पौधे हैं। बगीचे में 20 क्यारियां हैं। बगीचे में 20 क्यारियां, बगीचे में 20 क्यारियां है। बगीचे में 20 क्यारियां हैं। प्रत्येक क्यारी में उतने ही पौधे हैं। प्रत्येक क्यारी में उतने ही पौधे हैं जितनी क्यारियों की संख्या है। जितनी क्यारियों की संख्या है। जितनी क्यारियों की संख्या है। प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न आप एक बार और पढ़ लीजिए। एक बगीचे में 400 पौधे हैं और बगीचे में 20 क्यारियां हैं। प्रत्येक क्यारी में उतने ही पौधे हैं जितनी क्यारियों की संख्या है। तो प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में जो 400 पौधे हैं उसका हम निकालेंगे क्या, वर्गमूल। जो 400 पौधे हैं उसका हम क्या निकालेंगे, सीधे वर्गमूल निकालेंगे। तो निकाल लीजिए। और आपको निकालना है किस विधि से, भाग विधि से। 400 का आपका वर्गमूल निकालना भाग विधि से। भाग विधि का ये नियम होता है कि आप जिस संख्या में जितने बार आप भाग दे रहे हैं उस संख्या में उतनी ही बार आपको पहाड़ा पढ़ना है। जैसे 2 का भाग देंगे तो 2 का 2 ही बार पहाड़ा पढ़ना है। 3 का देंगे तो 3 का 3 ही बार करना है। 4 का देंगे 4 का 4 ही बार करना है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। भाग विधि में एक चीज और आप ध्यान रखें, इसमें जोड़े बनते हैं पीछे से। ये डबल 2-2 के जोड़े बनते हैं और एक सिंगल बच गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमको अब देखना है कि हमारे लिए 4 है। अब 4 में हमको ऐसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करना है। ऐसी संख्या सोचना जिसमें उसी का गुणा करने पर वो 4 के बराबर आए, 4 से बड़ा ना आए या 4 से छोटा चल सकता है। तो हम देखते हैं हमारे पास एक संख्या है 2। तो 2 का हम 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो आता है कितना, 4। और अब यहाँ घटाएंगे और जितनी बार हमने पहाड़ा पढ़े उसको यहाँ जोड़ेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, खत्म। अब यहाँ आपके बचे डबल 0। अब ये 2 और 2 आप जोड़ दीजिए, कितना आया आपका, 4 आया। ठीक है, अब यहाँ आपको ऐसी संख्या जोड़ना है, सोचना है कि इसमें उसी का गुणा करें तो डबल 0 आए। तो यहाँ ज्यादा सोचने ही नहीं है, आप 0 का क्या कर दें, गुणा कर दें। तो 0 का गुणा कर देंगे तो डबल 0 आपका आ जाएगा और ये 0 आपको इसी में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका सब क्रॉस हो गया। तो हमारा जो भागफल आया वो कितना आया है, 20। ठीक है, अतः यहाँ लिख देंगे, अतः प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या 20 होगी। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को हमको हल करना था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है, प्रश्न क्रमांक 16। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 16 आपका है इस प्रकार से, 2/5 गुणा ऋण 3/7 और ऋण के 1/14। ठीक है, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं इसको, इस प्रश्न को। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं तो हम बॉड-मॉस नियम का पहले पालन करते हैं। बॉड-मॉस नियम ये है, आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में आपको भाग देना है, फिर आपको ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद में आपको भाग देना है, फिर आपको गुणा करना है, फिर उसके बाद में आपको जोड़ना है, फिर आपको घटाना है। चलिए तो पहले गुणा कर देते हैं, ये धन का और ये ऋण का। धन ऋण ऋण 2 तिया 6, 5 7 35,
अंश में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा। ठीक है, तो ये वाला कोष्टक सॉल्व हो गया। अब यहाँ बचा 1/14। अब आप देखेंगे जब भी हम भिन्नों को जोड़ते घटाते तो उनके हरों को हमको क्या करना पड़ता है, समान करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 35 और 14 का क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, तो निकाल लीजिए 35 और 14 का एलसीएम जाएगा आपका 7 से 7 पना 35 और 7 दूनी 14। अब इसके बाद नहीं जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7 गुणा 5 गुणा 2, तो 7 पना 35 दूनी 70। हमारा जो लघुत्तम आया वो कितना आ गया, 70। तो इन प्रश्नों में हम क्या करते हैं, लघुत्तम हमने कितना दिया, 70। ठीक है, अब ये 35 जो हर है इसका भाग इस लघुत्तम में देंगे, तो 35 दूनी 70, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर ऋण 6 से करेंगे, तो ऋण 6 गुणा 2। ठीक है, ऋण का ऋण। फिर 14 का भाग आप 70 में दीजिए, ये हर का भाग इस लघुत्तम में, तो 5 बार जाएगा, 14 पंचे 70, 5 का गुणा आपको 1 से करना है, तो 1 गुणा कितना हो जाएगा आपका 5। तो अब यहाँ आपका 6 दूनी ऋण के 12 और 5 1 का 5, बटे में कितना बचा आपका 70। ये आप रफ्तार का है ये वाला पोर्शन। ठीक है, आप इसको रफ्तार में करेंगे। अब देखेंगे ऋण 12 और ऋण 5 कितने हो जाएंगे, ऋण के 17 हो जाएंगे, तो ऋण के 17 बटे 70 ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये अति लघुत्तरी प्रश्न थे, अब हम पढ़ते हैं लघुत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र में दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक के। ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 17 से कहां तक के दिए हैं, 22 तक के आपको दिए हुए हैं। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक हम 17 करते हैं, और ये प्रश्न जो है प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के हैं। तो आपका प्रश्न 17 है, ज्ञात कीजिए 1/2 भाग ऋण 1/3 भाग 2/5। ठीक है, आपको इन प्रश्नों को हल करना है, तो इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 1/2 आपका दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है आपका, पहले हम अंदर वाला कोष्टक हल करते हैं। ऋण का दिया है 1/3, अब हम ये भाग दिया है 2/5। तो जब भी इस प्रकार की स्थिति आएगी भिन्न वाली, जब भी भाग में होगा और उसको हमको किस में बदलना है, गुणे में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, भिन्न को पलट देते हैं। तो ये भाग का गुणा करेंगे, तो ये 2/5 है, तो उसको पलट देंगे, 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए 1/2 दिया है भाग, अब ये ऊपर अंश में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा, ऋण और ये धन, ऋण धन ऋण, 5 1 का 5, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हमको प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखेंगे आप 1/2 ये भाग है, भाग को हम गुणे में बदलेंगे तो ये भिन्न पलट जाएगा। ऋण 5/6 है, तो 6 बटे ऋण के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे 2 से हम काट सकते हैं, 6 को 2 1 कम 2, 2 तिया 6, आपका बचा 3 1 का 3 और ऋण 5 1 का ऋण के 5। अब ये आप ऋण का भाग देंगे धन के 3 में, तो ये ऋण के 3 बटे कितना हो जाएगा 5, और ये हमारा क्या होगा आंसर। इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे पेपर में, या हल करेंगे आप। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर, और प्रश्न क्रमांक 18 आपका इस प्रकार है, समीकरण हल कीजिए, समीकरण हल कीजिए। ठीक है, समीकरण हल कीजिए, तो समीकरण को आपको हल करना है। समीकरण आपको दिया हुआ है 4x धन 3 बराबर से 6 धन के 2x, इसको आपको हल करना है। हल करते हैं इस प्रश्न को। आप देखेंगे प्रश्न है आपका 4x धन के 3 और 6 धन के 2x। इस प्रश्न में आप देखेंगे, इस प्रश्न में आपको जो x वाले चर वाले हैं आप एक तरफ ले सकते हैं और अचर आप एक तरफ ले सकते हैं। तो ये 4x यही रहने दीजिए, 2x का आप पक्षांतर कर लीजिए, तो धन का 2x पक्षांतर करेंगे ऋण के 2x में आएगा, 6 का 6 रहने दीजिए, 3 का पक्षांतर करेंगे धन का, तो आ जाएगा ऋण में। तो यहाँ हमने क्या करे, पक्षांतरण करने पर। ठीक है, पक्षांतर किया हमने, 4x का 4x, धन का 2x है, पक्षांतर करे ऋण के 2x में, 6 का 6, धन का 3 है, तो हमने पक्षांतर कर दिए, ऋण में आ गया। अब 4x से आप 2x घटा दीजिए, 4 से 2 गया 2 और 6 से 3 गया कितना 3।
अब यहाँ 2x के साथ गुणा में है, फिर से पक्षांतर करिए तो यहाँ 2 काय में जाएगा, भाग में जाएगा, और ये हमारा आ गया x की वैल्यू। ठीक है, तो आप इस का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपको अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना है, पूर्णतः आपके निःशुल्क है ये। थोड़ा सा मौसम खराब है, स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा है। चलिए कोई नहीं, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 19 आपका इस प्रकार से है। हल कीजिए, हल कीजिए, हल कीजिए। आपको दिया हुआ है प्रश्न 5y धन के 7/2 बराबर 3/2y और ऋण के कितना दिया हुआ है 14। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और चलिए 5y धन के 7/2 बराबर 3/2 ऋण के कितना दिया हुआ है आपको 14 दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, 2 का गुणा 5 से कर दिए, 5 दूनी 10y, 7 का 7 और पूरे के बटे कितना जाएगा आपका 2। ऐसे 3y का 3y, 2 का गुणा 14 से कर दीजिए, 14 दूनी 28, पूरे के बटे कितना जाएगा 2। ठीक है, हमने अब यहाँ से हम देखेंगे 2 से 2 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ बचा आपका 10y धन के 7 और ये 3y ऋण के कितना बचा आपका 28। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे अचर 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 एक तरफ ले लो और चर चर एक तरफ ले लो। ये 10y 3y का पक्षांतर करो, ऋण में जाएगा, ऋण के 28 का ऋण का 28, धन का 7 है तो पक्षांतर करेंगे ऋण के 7 में आएगा। तो यहाँ हमने क्या करें, पक्षांतरण। ठीक है, पक्षांतरण हमने किया, 10 का y और ये धन का 3y ऋण का 3y हो गया, ऋण 28 का ऋण 28, धन का 7 ऋण का 7 हो गया। 10 में से 3 गए, कितना बचा 7 और ऋण 28 और ऋण 7, तो ये हो जाएंगे ऋण के 35। ठीक है, ऋण 28 और ऋण 7 जुड़ जाएंगे, 35 हो जाएंगे। 7 से काट दीजिए, 7 एक कम 7, 7 35। तो y की जो वैल्यू है कितनी आ गई, ऋण 5, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 19। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की। और प्रश्न क्रमांक 20 हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 आपका इस प्रकार है। किसी समांतर चतुर्भुज में, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात, 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण जो दिए हुए हैं वो कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के आपको सभी कोण की आपको माप ज्ञात करनी है। चलिए करते हैं इस प्रश्न को। और इस प्रश्न में आप देखेंगे, इस प्रश्न में हमको समांतर चतुर्भुज के माप ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है। आसन्न कोणों का योग
हम जानते हैं आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना आसन्न कोण 3x तथा 2x है। ठीक है, आसन्न कोण जो है हमने कितने मान लिए? 3x और 2x। और दो आसन्न कोणों का जो अनुपात दिया है 3:2 है। और दो आसन्न कोणों का योग, दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 3x धन के 2x बराबर से कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 3 और 2 हो जाएंगे आपके 5x बराबर से 180। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 छिक्के 30। x बराबर से आपका कितना आया? 36। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू कितनी निकल गई? 36। अब बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की आपको माप ज्ञात करना है। तो हम एक चीज और जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं, समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लिए, अतः 3x बराबर से 3 गुणा x की वैल्यू रख दीजिए 36। तो 6 तिया 18 और 3 तिया 9 और 1 10, 108 डिग्री का। और 2x, तो 2 गुणा x की वैल्यू 36 डिग्री, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, और अन्य कोण जो हो जाएंगे, अन्य दो कोण 180 डिग्री और 72 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ आप लिख सकते हो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आपको लिखने हैं, ये लाइन लिखना है आपको। तो ये 180 के, उसके सामने का भी 180 डिग्री का, और ये 72 का 72 डिग्री का भी होगा। चलिए चलते हैं, आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 आपका इस प्रकार से है। प्रश्न क्रमांक आपका 21 इस प्रकार से है। प्रश्न क्रमांक 21 दिया हुआ है, एक समबाहु, एक समबाहुभुज, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, की भुजाओं एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक प्रत्येक बाहुकोण, प्रत्येक बाहुकोण की माप 72 डिग्री हो, प्रत्येक बाहुकोण की माप 72 डिग्री हो। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बहुभुज की संख्या, इस प्रश्न को हल करेंगे और चूंकि लिखेंगे, एक सूत्र होता है बहुभुज, बहुभुज की संख्या बराबर से होता है 360 बटे प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक कोण की माप। ठीक है, तो आप यहाँ पर हल करेंगे 360, और प्रत्येक कोण की माप आपको कितनी दी हुई है? 72 डिग्री दी हुई है। कितनी दी हुई है? 72 डिग्री। तो आप रख दीजिए यहाँ पर 72। तो ये जाएगा, कट जाएगा 72 एकम 72, 72 25, तो
प्रत्येक कोण की माप कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुभुज की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 22, और प्रश्न क्रमांक 22 है, दी गई सारणी में किसी फैक्ट्री में वर्ष के विभिन्न माह में बनने वाले बल्बों की संख्या दी गई है। सारणी पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, चलिए सारणी बना लेते हैं। महीना दिया हुआ है आपको और दिया है बल्बों की संख्या। ठीक है, चलिए करते हैं इस प्रश्न को। तो आप बना लीजिए एक सारणी, और इस सारणी के अनुसार कुछ प्रश्न आपको देंगे, उनको आपको क्या करना, हल करना है। तो आ जाता है सबसे पहले जुलाई के महीने में बल्ब कितने बने थे आपके, 500। और अगस्त के महीने में बल्ब की संख्या दिया हुआ है 750। ठीक है, और सितंबर के महीने में बल्ब की संख्या है 750। और अक्टूबर के महीने में बने हैं आपके 1000 बल्ब। उसके बाद में है नवंबर के महीने में बल्ब की संख्या है कितनी, 1250। और ये आपका दिसंबर आया, दिसंबर के महीने में है बल्ब की संख्या 750। तो ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें प्रश्न पूछे हैं, तो इन प्रश्नों का डायरेक्ट मैं उत्तर भी नहीं लिखते जाऊंगा, सीधा इन प्रश्नों के उत्तर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, किस माह में सबसे अधिक बल्ब बने हैं? किस माह में सबसे अधिक बल्ब बने हैं? ठीक है, तो सीधा मैं उत्तर लिख रहा हूं। तो किस माह में, आप देखेंगे सबसे ज्यादा 1250 नवंबर माह में बने हैं। किस माह में बने हैं आपके, नवंबर माह में। ठीक है, कितने बने हैं वो भी, 1250 सबसे ज्यादा बने हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, किन किन माह में बराबर संख्या में बल्ब बने हैं? किन किन माह में बराबर संख्या में बल्ब बने हैं? बराबर संख्या में बल्ब बने हैं। ठीक है, तो किन किन माह में बराबर संख्या में बल्ब बने हैं? तो वो माह होंगे आपके कौन से, अगस्त और सितंबर। अगस्त में भी 750 और सितंबर में भी 750। तो यहाँ लिख देंगे आप अगस्त और सितंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न जो आपका इस प्रकार से है, किस माह में बनने वाले बल्ब, किस माह में बनने वाले बल्ब दिसंबर माह में बनने वाले बल्ब से बनने वाले बल्ब से 250 ज्यादा है।
आप देखेंगे किस माह में बनने वाले बल्ब, दिसंबर माह में बनने वाले बल्ब से 250 ज्यादा। तो सबसे पहले दिसंबर में देख लीजिए 750 दिए हुए हैं। देखो अगस्त में 750 बना, सितंबर में 750, दिसंबर में भी, यहाँ दिसंबर भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि किस माह में बनने वाले बल्ब दिसंबर माह में बनने वाले बल्ब से कितने हैं, 250 ज्यादा है। तो आप देखेंगे 250 ज्यादा किससे है, जुलाई में बनने वाले बल्बों की संख्या से है। तो जुलाई आ जाएगा सबसे ज्यादा किसके है भैया, तो ये आ जाएगा आपका किससे ज्यादा है। क्या बोल रहा है प्रश्न पढ़िए, किस माह में बनने वाले बल्ब दिसंबर माह में बनने वाले बल्बों से 250 ज्यादा है। तो 750 से ज्यादा 250 कौन हो जाएगा, अक्टूबर के जाएंगे। तो 750 से 250 ज्यादा है अक्टूबर के, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, अक्टूबर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने डायरेक्ट इसका हल किया है, उत्तर लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक 23 जो दीर्घोत्तरी है। अब ये प्रश्न 3-3 नंबर पे थे, अब इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न आएंगे जो कि आपके 5 नंबर के होंगे प्रत्येक प्रश्न। लगातार आप अभ्यास करते रहें, आपका जो भी विषय है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और साथ ही आपको ज़रूरत है ऐसे लोगों के साथ में रहने की जो आपके लिए अच्छा सोचें, या आप उनसे कुछ सीख पा रहे हो, ऐसे लोग के साथ आप रहें। ऐसे लोग के साथ ना रहें जो आपको गलत डायरेक्शन पर ले जा रहे हैं, गलत चीज़ के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। तो आप अच्छे लोगों के साथ में रहें, संगति अच्छे लोगों से करें। अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो अच्छी चीज़ें आप सीखेंगे। चलिए चलते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और ये है प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। और चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23। और प्रश्न क्रमांक 23 आपका इस प्रकार से है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न दिया है x धन 4 कोष्टक में x ऋण 2 बराबर से 3 x ऋण के 9। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। तो आपका प्रश्न दिया है x धन के 4 x ऋण के 2 बराबर से 3 और x ऋण के 9। इस प्रश्न को हल करना है। तो इसमें आप देखेंगे x 4 का अंदर गुणा करिए x के साथ धन, और धन धन 4 का x में 4x, धन ऋण ऋण 4 दूनी 8। फिर 3 का गुणा आप x से करिए, 3 का गुणा x से करेंगे 3x, धन ऋण ऋण 3 का गुणा तो होती है 27। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, पक्षांतर करना है। ठीक है, पक्षांतर आप किसका करेंगे, पहले तो हम x x वाली संख्या को एक तरफ ले लेते हैं। 4x और 1x कितने हो जाएंगे आपके, 5x। कर दीजिए पक्षांतर। 3x है, 3x का पक्षांतर करेंगे, धन में है तो पक्षांतर में ऋण में हो जाएगा, ऋण 27 का ऋण 27, ऋण 8 है, पक्षांतर करेंगे धन 8 का, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर 5x में से 3x आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2x। और ये ऋण 27 में से 8 को आप घटाएंगे तो आपका बच जाएगा कितना, ऋण के 19। ठीक है, तो ये जाएगा ऋण के 19, 2 को आप ला लीजिए यहाँ पर, 19/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 24 आपका दिया हुआ है, और प्रश्न क्रमांक 24 इस प्रकार से है। प्रश्न क्रमांक 24 है, ज्ञात कीजिए
प्रश्न क्रमांक 24 है आपका, ऋण 4/5 गुणा 3/7 15/16 गुणा ऋण के 14/9। ठीक है, इस प्रश्न को आपको हल करना है। आप इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे, 4/5 3/7 और 15/16, और इसको कोष्टक हटा दीजिए, ऋण 14 कितना कर दीजिए आप, 9 कर दीजिए। चलिए देखते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3 कैंसिल हो गया। आपका बचा ऋण के 4 बटे ये 7 बचा, और यहाँ बचा ऋण के 14, और ये बटे में कितना बचा 16। बाकी आपका सब कट चुका है। ठीक है, चलिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ऋण के 4 बटे ऋण के 2 बचा, और इधर ऋण का आपका 1 बचा। तो 4 2 से और काटी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ऋण के 2 गुणा ऋण के 1, ऋण और ऋण धन 2 एकम 2। तो ये 2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है स्पीड ज़्यादा है तो आप स्पीड स्लो करके भी आप देख सकते हैं। गलत हो रहा है, फिर से करते हैं, गलत हुआ है, फिर से करते हैं। 2 से यहाँ से गलत हुआ है, फिर से करते हैं इस प्रश्न को, गलत हो रहा है। आपका बचा ऋण के 4 और ये 7 बचा, और ऋण के 14, और बटे में आपका कितना बचा 16। तो 4 एकम 4, 4 चौ 16। ठीक है, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आपका बचा ऊपर ऋण 1 गुणा ऋण 2 बटे में कितना 4। तो ऋण और ऋण धन, और 2 एकम 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आपका आंसर आएगा। अब सही है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न क्रमांक 25 जो आपका दिया हुआ है, चलिए हल करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 आपका इस प्रकार से है। प्रश्न क्रमांक 25 है, दी गई आकृति रेंट एक आयत है। क्या है, एक आयत है। इसके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि OR बराबर 2x धन के 4 और OT बराबर 3x धन के 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है, और एक आकृति भी दी हुई है आपको। ये आकृति दी हुई है प्रश्न में, R T E और N। एक विकर्ण दिया हुआ है, ये दूसरा भी विकर्ण दिया हुआ है। एक विकर्ण है 2x धन के 4 और दूसरा विकर्ण है 3x धन के 1, और ये सेंटर पॉइंट है आपका O। ठीक है, तो एक इसके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, और O से R एक विकर्ण दिया हुआ है 3x धन के 4, और O से T एक विकर्ण दिया है 3x धन के 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। चूंकि ये एक प्रकार का आयत है, हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को
विच्छेद करते हैं तो कटान बिंदु विकर्ण को दो समान भागों में विभाजित करता है, विभाजित करता है। कहने का मतलब क्या है, ये O से जो R की दूरी दी हुई है वो कितनी है 2x धन के 4। अगर ये आयत के विकर्ण एक दूसरे से क्रॉस करे तो जो कटान बिंदु O है ये RN को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, RO बराबर ON, ठीक है, दो बराबर भागों में वो डिवाइड करेगा। और OT भी है इसी प्रकार से, O से T है तो ये O से T की जितनी लंबाई होगी O से E की भी उतनी ही लंबाई, यानी ये 3x धन 1 तो ये भी कितना हो जाएगा 3x धन 1, ये 2x धन 4 तो ये भी 2x धन के 4। अब इस प्रश्न में हमको क्या करना है, इस प्रश्न में हमको किसका मान ज्ञात करना है, x का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप देखेंगे कि आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। फिर एक चुटकी लगा दी, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। अब आयत का जो विकर्ण आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, RN बराबर से ET, ठीक है, RN बराबर से ET दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे RN जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, RO धन के ON, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे कि RO बराबर ON, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ET को क्या लिख सकते हैं, ET को लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं OT धन के OE, OT धन के OE, ठीक है, और समान भागों में विभाजित करते हैं तो OT बराबर से OE, ये भी आपको साथ में लिखना है चुटकी लगा के, ठीक है, ये आप साइड में लिख लेंगे। और RN को आप क्या लिख सकते हैं, RN को लिख सकते हैं RO धन के ON, RO धन के ON, और ET को लिख सकते हैं OT धन के OE, और ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं ये आपस में। तो RO धन के RO और OT धन के क्या कर सकते हो आप OT, क्योंकि OT बराबर OE हो जाएगा, RO बराबर OT, RO बराबर ON हो जाएगा। तो ये 2RO हो गए और ये कितने हो जाएंगे 2OT। अब RO का मान कितना दिया हुआ है आपको, RO का मान जो दिया हुआ है, OR का मान जो दिया हुआ है 2x धन के 4, 2x धन के 4 आपको दिया हुआ है। ऐसे OT का मान दिया हुआ है 3x धन के 1 रख दीजिए, 2 OT का मान 3x धन के कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x, 2 चौक 8, 2 तिया 6x और धन के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहीं हल कर लेते हैं, ये 8 है और ये 1 है तो ये 8 वही रहने दीजिए, 1 का पक्षांतर कर लीजिए, धन का है तो इधर आ जाएगा ऋण में, यहाँ 6x है यही रहने दीजिए, 4x का पक्षांतर करिए आ जाएगा इधर ऋण में, तो ये जाएगा 6 में से 4 गए 2x और 8 में से 1 गए 7, तो x की आप जब वैल्यू निकालेंगे RN RO OR और ON, ठीक है, बराबर है 2RO 2N, दोनों ही गण बराबर होते हैं। OT तो ये 3x और 3x धन के 1 और 2 तिया 6, 2 यहाँ पर गलत हो रहा है, 2 का हम गुणा करेंगे तो 2 कम कितना आएगा 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना 6, और 2 से काट दो 2 तिया 6, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3, और ये हमारा आंसर होगा। अब सही है, इस प्रश्न को आप लिख लीजिए, उतार लीजिए और चलते हैं प्रश्न क्रमांक 26 की ओर। और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, थोड़ा बड़ा है, चलिए हल करते हैं। किसी विद्यालय की एक कक्षा
किसी विद्यालय की कक्षा के विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी हुई है। निम्नलिखित सारणी में दी हुई है। तो यहाँ आप लिख लीजिए एक तरफ विषय और यहाँ लिख लीजिए आप संख्या और एक सारणी बना लीजिए आप। चलिए, हिंदी दिया हुआ है आपको, हिंदी दिया हुआ है 250, अंग्रेजी दिया हुआ है आपको, अंग्रेजी दिया हुआ है 50 और गणित दिया हुआ है आपको 300 और सामाजिक विज्ञान दिया है आपको 100 और विज्ञान और संस्कृत भी दिए हुए हैं। तो यहीं आप लिख दीजिए विज्ञान और यहाँ लिख दीजिए संस्कृत। तो विज्ञान दिया हुआ है आपके 100 और संस्कृत भी आपको दिया हुआ है कितना, 100 दिया हुआ है। तो किसी विद्यालय की कक्षा के जो छात्र हैं और जो सब्जेक्ट में रुचि रख रहे हैं तो उनकी संख्या दी हुई है। चलिए, अंतिम प्रश्न है ये हमारा और इसको हम हल करते हैं। इस प्रश्न में आप देखो, जो प्रश्न आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला जो प्रश्न पूछा हुआ है, सबसे अधिक रुचि का विषय कौन सा है। तो हम इसका सीधा हल कर रहे हैं इस प्रश्न को, या इस प्रश्न का सीधा सॉल्यूशन कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है, सबसे अधिक रुचि का विषय कौन सा है, तो आप देखेंगे सबसे अधिक रुचि जिसकी सबसे ज्यादा संख्या होगी उसकी सबसे अधिक रुचि होगी। तो सबसे अधिक रुचि का विषय है गणित, उसमें ज्यादा छात्र भाग ले रहे हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं, सबसे कम रुचि का विषय कौन सा है। सबसे कम रुचि का विषय कौन सा है। ठीक है। तो सबसे कम रुचि जिसमें सबसे कम बच्चे होंगे तो सबसे कम रुचि का है, तो हो जाएगा आपका क्या, अंग्रेजी। ठीक है। और तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है, तीसरा प्रश्न है, गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग है। चलिए, क्या बोल रहा है, गणित में विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या का, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग है। तो इस प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो इस प्रश्न में आप देखेंगे कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो जोड़ेंगे आप 250 50 हो जाएंगे आपके 300 300 300 600 700 800 और 900। तो कुल विद्यार्थी आपके कितने हैं, 900 है। ठीक है। कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है आपकी, 900 है। और उसमें से आप देखेंगे गणित में जो रुचि रख रहे हैं वो विद्यार्थी कितने हैं, 300। तो आप सीधे कर देंगे 300 बटे 900। ठीक है। तो 0 से 2 0, 3 1 कम 3 3 3 9, यानी कितना भाग आ जाएगा आपका, 1/3 भाग आ जाएगा।
फिर से देख लेते हैं, 250, 50, 300, 300, 300, 600, 700, 800 और ये 900। ठीक है, तो गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग है, तो 1/3 भाग आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न 4 जो पूछा है, समान रुचि रखने वाले विषय कौन से हैं? समान रुचि रखने वाले विषय। ठीक है, तो समान रुचि आप देखेंगे समाज विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत, तो लिख देंगे आप समाज विज्ञान, विज्ञान और क्या जाएगा आपका संस्कृत, जिसमें ये 3 विषय हैं जिसमें एक जैसी रुचि रख रहे हैं। ठीक है, सॉरी संस्कृत यहाँ 100 नहीं है, 200 है, तो संस्कृत नहीं आएगा, लिखने में मिस्टेक है, और ये भी नहीं आएगा, गलत हो गया ये, तो ये हो जाएंगे 250, 50, 300, 300, 600, 700, 800 और 1000। तो ये जाएंगे आपके गणित के कितने हैं, आपके 100, 300 और टोटल हो जाएंगे आपके 1000। तो 1 2 3 1 2 तो 3/10 भाग आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं। 5वां, लिखने में मिस्टेक हो जाता है, हिंदी विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, हिंदी विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या अंग्रेजी में रुचि रखने वाले, अंग्रेजी में रुचि रखने वाले, अंग्रेजी में रुचि रखने वाले से कितनी अधिक है, से कितनी अधिक है। चलिए इस प्रश्न में आप देखेंगे, हिंदी विषय में आप देख लीजिए कितने बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं, और अंग्रेजी विषय में कितने हैं, 50। तो दोनों को आपको करना है, घटाना है, तो सीधा आप 250 में से क्या घटा दो, आप 50 घटा दो, कितना बचेगा, 200। ये आपका आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर हमारा जो प्रश्न पत्र है यहाँ समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो हमारा उपयोगी लगा हो या आपके काम आया हो या आपके लिए सहायक हो, तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल खुबरिया सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।